बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th सब्जेक्ट फ़िज़िक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर नंबर 3 लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हमारे पास चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 3.10 प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। याद रहे ये टॉपिक बोर्ड पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप इसको लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत से बच्चे कह रहे थे सर जी लॉन्ग में अगर ये आ जाए तो इसमें क्या कुछ लिखना है, ज़रा बुक से काइंडली बता दिया करें। तो भी एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करेंगे कि भी स्टार्ट आपने कैसे लेना है और एंड कैसे करना है, और इसमें एमसीक्यू कौन सा बन सकता है, शॉर्ट क्या बन सकता है, लॉन्ग में क्या कुछ लिखना होगा, डायग्राम बनानी या नहीं बनानी, सारा कुछ मैं आपको बताता जाऊँगा। तो पूरी तवज्जो के साथ वीडियो लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह भी बैठे बैठे ये टॉपिक आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो देखिए जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस टॉपिक के अंदर डेफिनेशन सबसे पहले आपको आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन तैयार करनी है। देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में ये आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन बताई जा रही है, और ये डेफिनेशन एमसीक्यू में भी पूछी जा सकती है। मतलब आ सकता है ना, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड। नीचे ऑप्शंस बनी होंगी तो आपने आइसोलेटेड सिस्टम की ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, या फिर ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है। अगर लॉन्ग में आ जाए तब भी सबसे पहले आपने इसी आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन करनी है। तो फिर क्या है आइसोलेटेड सिस्टम, यहां से देखें, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सिस्टम इट इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। तो इस टॉपिक के अंदर पहले आपको आइसोलेटेड सिस्टम डेफिनेशन करनी है तैयार। फिर उसके बाद डेफिनेशन यहां से नहीं स्टार्ट कर देना कि कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू बॉल्स ऑफ मैसेज m1 एंड m2, बल्कि इस आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन के बाद आप अपने इस टॉपिक की स्टेटमेंट मेंशन करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या कह लें प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट लिखेंगे, और वो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट वाले पेज में आप देखें, ये येलो बॉक्स आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना बेटे। तो ये है स्टेटमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। चाहे आप पूरी लिख लें, अगर आप पहले डेफिनेशन आइसोलेटेड सिस्टम की अलग से मेंशन कर चुके हैं तो फिर आप स्टेटमेंट यहां से मेंशन करेंगे। द फाइनल टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द इनिशियल टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ये है आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट। अगर आप पूरी लिख देंगे तब भी ठीक है, फिर आपको अलग से आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। देखें ना, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर है जी। तो ये स्टेटमेंट मेंशन करेंगे। मैं यहाँ पे ना आपको बता भी देता हूँ कि किस तरह से आप अपने पेपर में या अपनी नोटबुक पे मेंशन करेंगे। ये देखें जी, यहाँ पे ज़रा देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले देखें प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हेडिंग है। फिर उसके बाद ये देखें जी, इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द सिस्टम इट इज़ नोन एन आइसोलेटेड सिस्टम। इस तरह से आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन करेंगे। फिर उसके फ़ौरन बाद आप इस तरह से सेकंड पॉइंट बना लें या ऊपर मेंशन कर लें स्टेटमेंट। फिर आप लिखेंगे टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द इनिशियल टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। जो कुछ आपने लिखा उसी का मैथमेटिकल यहाँ पे इक्वेशन बना लेंगे कि m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 डैश या प्राइम कह लें। अब ये स्टेटमेंट बन गई है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। इसी चीज़ को आपने प्रूफ करना है, सही है। इस तरह से आप ये स्टार्ट में ज़रूर मेंशन करेंगे अगर ये लॉन्ग लिखेंगे तब, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट बन गई। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर शॉर्ट में अलग से आ जाए कि आइसोलेटेड सिस्टम की कोई एग्जांपल दें, कौन सा सिस्टम आपके पास इस टाइम आइसोलेटेड सिस्टम है, तो उसके लिए बेटे आप ये एग्जांपल मेंशन कर दीजिएगा कि क्लोज्ड कंटेनर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। इस तरह से ये क्यूब बना लें, बॉक्स बना लें, उसके अंदर ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखें गैस के मॉलिक्यूल्स पे आप फोर्स ना लगाएं, बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रही, ये खुद ब खुद मूव कर रहे हैं, रेंडमली मूव कर रहे हैं, आप तो फोर्स नहीं लगा रहे ना। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम की बेस्ट एग्जांपल है। तो ये एग्जांपल आ जाए शॉर्ट में अलग से पूछ ले तो आप ये मेंशन कर दीजिएगा। अगर ना पूछे तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी बुक में एग्जांपल मेंशन नहीं की गई, ठीक है ना। लेकिन अगर आप लॉन्ग में ये मेंशन कर दें तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, ताकि एग्जामिनर को लगे कि यार बच्चे को एक एक चीज़ का पता है। तो इस तरह से ये आप आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जाम्पल भी मेंशन कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब जो आपकी स्टेटमेंट है ना, इसी स्टेटमेंट को आपने प्रूफ करना है। तो मैंने प्रूफ की हेडिंग मेंशन की, बेशक आप हेडिंग लगाएं ना लगाएं, बस ये है कि हमने इसी इक्वेशन को प्रूफ करना है। तो आप यहां से पे स्टार्ट करेंगे, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू बॉल्स ऑफ मैसेज m1 एंड m2। इस तरह से फिर आगे चलते जाएंगे और डायग्राम भी बनाएंगे। तो ये मैं अब आपको बुक से बता देता हूं। ये देखें जी, पहले नंबर पे आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन करनी है, फिर स्टेटमेंट मेंशन करनी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म,
फिर उसके बाद आपने प्रूफ की हेडिंग देनी है और फिर यहाँ से स्टार्ट लेना है। ये देखें जी, यानी कि ये थ्योरी एक्सप्लेनेशन यहाँ से स्टार्ट लेना है। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू बॉल्स ऑफ masses m1 एंड m2। सपोज दैट द बॉल्स आर मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड v2। ये जो कुछ यहाँ पे लिखते जा रहे हैं वही डायग्राम से है। देखें ना, डायग्राम साथ में आपने जरूर बनानी है, इसी तरह से बनाए कि साइड पे डायग्राम, ये देखें, फिर उसी के साथ साथ ये थ्योरी मेंशन करते जाए ताकि जरा अट्रैक्शन आए, शीट अच्छी लगे, खूबसूरती आएगी, एग्जामिनर देखते ही आपको मार्क्स दे देगा। तो फिर ये देखें जी, हम सबसे पहले डायग्राम देखते हैं। टू बॉल्स हमने कंसीडर की, बॉल्स दोनों बराबर भी ले सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। फिलहाल ये कोई केस हम डिस्कस नहीं कर रहे, जनरल बात हो रही है, तो आप दोनों बॉल्स को बराबर का भी ले सकते हैं और एक छोटी एक बड़ी भी ले सकते हैं। तो m1 बॉल ये आया, एक बॉल जिसका मैस क्या है m1 और ये मूव करेगा विद वेलोसिटी v1। इसी तरह से ये आपके पास सेकंड बॉल है m2 जिसका मैस है और इसकी वेलोसिटी क्या है v2। ठीक है जी। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात याद रख ले, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इन दोनों वेलोसिटीज, इन दोनों बॉल्स की जो वेलोसिटीज हैं v1 v2 ये बराबर होनी चाहिए। तो आप कहेंगे नहीं, v1 को ग्रेटर होना चाहिए, v1 वेलोसिटी को ग्रेटर होना चाहिए v2 से। क्यों भाई? अगर v1 ग्रेटर होगी तो ये जाके बॉल इस वाले बॉल को हिट करेगा ना। अगर दोनों की वेलोसिटी बराबर हुई तो फिर तो इसके बीच में ये जो गैप है ये तो बरकरार रहेगा, ये जाके इससे टकरा ही नहीं सकता, हिट ही नहीं करेगा। तो आफ्टर कोलिजन तो आपका फिर केस डिस्कस होगा ही नहीं। तो इसीलिए आपने कहना है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि v1 वेलोसिटी जो है, यानी कि इस बॉल की वेलोसिटी जो है वो ज्यादा होनी चाहिए इस बॉल की वेलोसिटी से, ताकि ये जाके पीछे इसको हिट कर सके, इससे टकरा सके। क्लियर होगी ये बात? तो ये बात आपने याद रखनी है। और ये दोनों बॉल्स स्मूथ होने चाहिए, देखें स्मूथ होने चाहिए, इरेगुलर शेप के ना हो, रेगुलर शेप के होने चाहिए। क्लियर है यहां तक ये बॉल? अपना पॉइंट, तीसरा पॉइंट याद रखेंगे कि ये दोनों बॉल स्टील के होने चाहिए, रबर के नहीं होने चाहिए, स्टील के ये दोनों बॉल्स होने चाहिए, ताकि जब ये वाला बॉल इससे जाके हिट करे तो इसके अंदर कोई परमानेंटली डिफॉर्मेशन ना हो, बल्कि आए भी सही तो टेम्परेरी आए और फौरन बॉल अपनी पहले वाली शेप में आ जाए। तो इसीलिए ये दोनों बॉल्स आपने स्टील के लेने हैं, रबर के नहीं लेने। तो मैंने 3 कंडीशंस बताई हैं आपको। नंबर 1, वेलोसिटी v1 ज्यादा होनी चाहिए वेलोसिटी v2 से। नंबर 2 बेटे, स्मूथ बॉल होने चाहिए। नंबर 3 बेटे कि ये वाला जो बॉल है ये भी स्टील का होना चाहिए और ये वाला बॉल भी स्टील का होना चाहिए। क्लियर? तो आगे देखें, इस तरह से फिर थ्योरी मेंशन करते जाएंगे। अब जब ये बॉल जाके इसको हिट करेगा तो वो बन जाएगा सेकंड केस। ये देखें एट कोलिजन, ये केस बन गया जी एट कोलिजन, दोनों बॉल अब टकरा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर पहले वाला बॉल इसके ऊपर जाके फोर्स एक्सर्ट करेगा F, तो बदले में ये वाला बॉल भी इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये देख सकते हैं, इसका मतलब यहां न्यूटन का थर्ड लॉ लगेगा। तो ये भी बॉल फोर्स एक्सर्ट करेगा इसके ऊपर और वो होगी माइनस का F। क्लियर? तो ये बन गया सेकंड केस, यानी कि एट कोलिजन। फिर डिस्टेंस क्या ये आपस में अटैच ही रहेंगे टकराने के बाद? नहीं, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो चल पीछे हट, परे हट, और ये इसको कहेगा चल भी तू भी परे हट। तो ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे टकराने के बाद। तो फिर आफ्टर कोलिजन ये केस बनेगा, आफ्टर कोलिजन। तो यहां आप लिखेंगे आफ्टर कोलिजन, कि आफ्टर कोलिजन आपका ये केस है कि इस बॉल की वेलोसिटी हो गई है v1 डैश और इसकी हो गई है v2 डैश। डैश का मतलब सिर्फ यही है निशानी के तौर पे कि भाई टकराने के बाद की वेलोसिटी, टकराने से पहले की वेलोसिटी v1, इसकी v2, टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन इस बॉल की वेलोसिटी v1 डैश और इसकी v2 डैश है। ये है आपके पास डायग्राम। 3 केसेस बन गए, बिफोर कोलिजन, एट कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। यही कुछ आपकी बुक अब इसके बारे में लिख देगी। ये देखें जी, यहां तक आप पहुंच गए। इफ देयर वेलोसिटीज बिकम्स v1 प्राइम एंड v2 प्राइम रिस्पेक्टिवली आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद बॉल्स की वेलोसिटी ये होगी v1 डैश और v2 डैश। देन द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन। अब आपकी बुक ना डायरेक्ट लिख रही है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले टोटल मोमेंटम क्या होगा, मतलब यहां का टोटल मोमेंटम। मोमेंटम आपको पता ही है, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो इसी फार्मूले को देखते हुए आप यहाँ का टोटल मोमेंटम मेंशन कर लें। तो ये देखें, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले यहाँ का, तो ये आ जाएगा m1 v1 प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो m1 v1 प्लस
दूसरा बॉल का मोमेंटम क्या होगा m2v2। भाई प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी मोमेंटम होता है ना बेटे, तो m2v2 ये सेकंड बॉल का मोमेंटम है। तो ये देखें m2v2 दोनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल मोमेंटम आ जाएगा बिफोर कोलिजन। क्लियर है यहां तक? फिर उसके बाद देखें नीचे टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। अब आफ्टर कोलिजन आपने लिखना है, तो ये देखें ये है आपके पास आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम ये इन बॉल्स का। तो वो क्या बनेगा m1v1 डैश, देखिए ना इस बॉल का मैस क्या है m1, तो m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। तो ये देखें m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। तो ये आपके पास आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम आ गया, टोटल में हम ऐड कर देंगे ना। क्लियर? ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब जाहिर सी बात है हमारी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने वही बात करनी है जो स्टेटमेंट में कह के आ रहे हैं कि टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू द टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, कि ये दोनों मोमेंटम एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। तो फिर यही आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट, हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो प्रिंसिपल है, उसूल है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि भाई टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन जो है ये बराबर है टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। जब दोनों बराबर हैं तो यही हेडिंग मेंशन करते हुए आप लिख देंगे m1v1 प्लस m2v2। ये क्या है? टोटल मोमेंटम है ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन। इक्वेशन नंबर 1 बेटे ये देखें ना, m1v1 प्लस m2v2 ये इक्वेशन 1 आ गई। तो वही चीज आपने यहां पे लिख दी, सही है। इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, वो आपके पास क्या है? ये आ गया। तो अब देखें दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हमारी स्टेटमेंट भी तो यही थी ना। ये देखें हमने स्टेटमेंट बनाई नहीं है, ये देखें ये आ तो गई है, तो प्रूफ हो गया बस। तो आपकी बुक में ना डायरेक्ट इस तरह से प्रूफ किया, आप यही लिख देंगे नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। क्लियर है? तो इस तरह से बेटे यहां तक आपका ये लॉन्ग कंप्लीट हो जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब नीचे एक छोटा सा केस यहाँ पे डिस्कस किया गया कि मोमेंटम किस तरह से शिफ्ट होता है, एक बॉल का मोमेंटम दूसरे बॉल में किस तरह से शिफ्ट होगा, उसके बारे में यहाँ पे बताता हूँ अभी। लेकिन अब जरा यहाँ पे एक चीज नोट कर लें, अगर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि सर ये तो आपने डायरेक्ट बुक की तरह ही हमें रिजल्ट निकाल के दे दिया है, लेकिन हमें जरा समझाएं कि ये आपके पास से रिजल्ट आता कैसे है, तो वो बेटे आपको फिर मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये देखें मैंने अलग से किया है ताकि अगर कुछ बच्चे जो कंसेप्चुअल पढ़ना चाहते हैं, प्रूफ करना चाहते हैं मैथमेटिकली, तो उनको भी बता सके। आई इज इक्वल टू डेल्टा पी, यानी कि इम्पल्स क्या है? चेंज इन मोमेंटम। और इसका सेकंड फार्मूला क्या था? एफ मल्टीप्लाई टी, ये भी क्या है? इम्पल्स। तो एफ मल्टीप्लाई टी ये भी इम्पल्स है, चेंज इन मोमेंटम ये भी इम्पल्स है। बस आपने ना बेटे यही फार्मूला नहीं भूलना इम्पल्स का, ठीक है। इसे मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर ए। अब इसी की हेल्प से आपने मैथमेटिकल प्रूफ करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, वो इक्वेशन जो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। तो अब देखें आप क्या करेंगे, इम्पल्स ऑफ फर्स्ट बॉल, फर्स्ट बॉल की आप इम्पल्स निकालेंगे। तो वो क्या बनेगी यहां से देखें आप, जरा डायग्राम भी साथ साथ देखते जाएंगे। फर्स्ट बॉल बिफोर कोलिजन ये है और यहां से आफ्टर कोलिजन ये है, सही है। तो इसकी जो हमारे पास इम्पल्स होगी वो क्या होगी? एफ मल्टीप्लाई टी। अब फोर्स कौन सी होगी? वही डैश वाली आप मेंशन कर लें या बिना डैश वाली कर लें, ये आपकी मर्जी है। तो मैंने यहां पे मेंशन कर दीजिए वो फोर्स मल्टीप्लाई टी इम्पल्स। क्लियर है? उसके बाद इज इक्वल टू, देखे फार्मूले में इस साइड पे क्या है? चेंज इन मोमेंटम। इसी फार्मूले को नहीं भूलना। एफ मल्टीप्लाई टी फर्स्ट बॉल की हमने निकाली, वो आ गई एफ डैश मल्टीप्लाई टी। क्लियर? अब इस साइड पे देखें चेंज इन मोमेंटम है, तो फर्स्ट बॉल का चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं। तो फर्स्ट बॉल का चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है? m1v1 डैश पहला बॉल, इनिशियल क्या है? m1v1। ये ना पहला बॉल देखना है, बस फर्स्ट बॉल की बात हो रही है। तो फिर से सुने, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल फर्स्ट बॉल का मोमेंटम क्या है? m1v1 डैश माइनस फर्स्ट बॉल का इनिशियल मोमेंटम क्या है? m1v1। तो यही बात बेटे यहां पे लिख देना, ये देखें m1v1 डैश माइनस m1v1 फाइनल माइनस इनिशियल, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह से बेटे अब आप क्या करेंगे? सेकंड बॉल की इंपल्स निकालेंगे। तो इंपल्स ऑफ सेकंड बॉल सेम उसी तरह से। तो ये देखें सेकंड बॉल में क्या है? m2 और f। तो आपने यहां पे लिख दिया, पहले इस फार्मूले की मदद से f मल्टीप्लाई टी लिखना है। तो ये देखें f मल्टीप्लाई टी आ गया, इज इक्वल टू आगे क्या है? चेंज इन मोमेंटम। तो सेकंड बॉल का चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो डायग्राम में आ जाए, ये है आपके पास सेकंड बॉल का फाइनल मोमेंटम m2v2 डैश
और इधर से है फर्स्ट बॉल का इनिशियल मोमेंटम m2v2, तो यही लिख देना फिर यहाँ पे। ये देखें, ये आपके पास आ गया जी m2v2 डैश माइनस m2v2, ये चेंज इन मोमेंटम आ गया सेकंड बॉल का। क्लियर, इक्वेशन 1 बन गई और ये इक्वेशन 2 बन गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। लेफ्ट साइड भी ऐड कर दें दोनों और राइट साइड भी ऐड कर दें, होगी जी ऐड। अब देखें बेटे, यहां से t कॉमन आ जाएगा, ये t कॉमन आ गया, अंदर रहेगा f डैश प्लस f, और इधर से आप ये सारा तरतीब से लिख दें, ये तरतीब से आ गया। क्लियर यहां तक। अब जरा गौर कीजिएगा, न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है ना एट कोलिजन, यहां पे देखें एट कोलिजन न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है ना बेटे। तो फिर न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है कि एफ डैश जो होगा वो माइनस एफ के इक्वल होगा, या फिर आप इसके उलट कर दें कि एफ जो है वो माइनस एफ डैश के इक्वल होगा। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, एक ही बात है। चाहे इस एफ डैश की जगह माइनस एफ लगा दें या इस एफ की जगह माइनस एफ डैश लगा दें, एक ही बात है। तो मैं इस एफ प्राइम की जगह ना एफ लगा देता हूं, माइनस का एफ, तो एफ डैश जो है वो माइनस एफ के इक्वल है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। तो फिर ये देखें, इस एफ डैश की जगह मैंने लगा दिया माइनस का एफ, आगे ये वाला प्लस एफ अपनी जगह पे, टी एज इट इज, और राइट साइड पे जो कुछ है वो ऐसे का वैसे लिख दें। ठीक है जी। अब देखें, ये माइनस का एफ इस एफ से कैंसिल हो जाएगा, तो जीरो को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा जीरो, और राइट साइड पे जो कुछ है उसको भी रहने दें, m1v1 डैश माइनस m1v1 प्लस m2v2 डैश माइनस m2v2, ये एज इट इज चलता आएगा। अब जरा देखें कि जो चीजें माइनस वाली टर्म है, ये माइनस की टर्म है और ये भी माइनस की टर्म है, माइनस वाली को दूसरी साइड पे ले जाएं, ये दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएंगी, तो ये माइनस वाली टर्म इस साइड पे आके देखें ये प्लस की हो गई, इसी तरह से ये माइनस वाली टर्म भी इस साइड पे आके प्लस हो गई, तो ये बन गया m1v1 प्लस m2v2, और इक्वल टू बेटे राइट साइड पे बच गया m1v1 डैश m1v1 डैश, और ये बच गया m2v2 डैश, ये बच गया। अब देखें, ये प्रूफ नहीं हो गया कि लेफ्ट साइड पे देखें टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, यानी कि टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए, यानी कि वही बुक वाली स्टेटमेंट ही प्रूफ हो गई है। ये देख सकते हैं m1v1 प्लस m2v2, m1v1 प्लस m2v2, m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश, m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। तो अगर आप समझ के मैथमेटिकल प्रूफ करना चाहते हैं इक्वेशन को सॉल्व करके, तो फिर आप इस तरह से ये डेरिवेशन करेंगे, ये पेपर में भी जरूर करके आए ताकि उसको पता लगे कि माशाल्लाह बच्चे बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अगर नहीं करेंगे इस तरह से तो आप बेटे इस तरह से, जैसे बुक में आपको पहले बता दिया है, आप इस तरह से ये डायरेक्ट भी इक्वेशन मेंशन करके आप इस तरह से भी प्रूफ करके आएंगे तो आपको नंबर पूरे ही मिलेंगे। क्लियर है जी ये चीज़ें सारी। अब आ जाए लास्ट में, इंफॉर्मेशन बेस्ड चीज़ बताई जा रही है कि भाई मोमेंटम किस तरह से ट्रांसफर होता है। तो ये आपके पास मैं समझा देता हूँ, पढ़ खुद लीजिएगा, यहाँ से डायग्राम से बता देता हूँ कि एक बॉल जिसका मैस क्या है m1, उसकी वेलोसिटी क्या है v1, और दूसरा एक बॉल जिसका मैस क्या है m2 और उसकी वेलोसिटी क्या है v2, लेकिन ये बॉल क्या है एट रेस्ट, ये बॉल रुका हुआ है एट रेस्ट है, और ये बॉल विद वेलोसिटी v1 जा रहा है जिसको हिट करेगा। इसका मतलब इसका मोमेंटम है, सही है ना, इसकी वेलोसिटी है ना, तो इसका मतलब इसका मोमेंटम है। तो जब ये जाके इसको हिट करेगा तो एट कोलिजन ये वाली सिचुएशन होगी कि ये भी उसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये भी उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये जो सेकंड बॉल है ये अब मूव करेगा, जो फर्स्ट वाला बॉल है ये जाके उसी जगह पे रुक जाएगा। जैसे हम स्नोकर गेम खेलते हैं उसमें भी हम देखते हैं ना, तो ये वाला बॉल जब जाके इसको हिट करेगा तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा कि अब ये वाला बॉल उसी वेलोसिटी के साथ जो पहले बॉल की वेलोसिटी थी, जिस वेलोसिटी से ये आके इसको हिट करेगा, अब उसी वेलोसिटी से जो देखें आगे जा रहा है, और ये वाला जो पहला बॉल है ये टकराने के बाद क्या आ गया, रेस्ट में आ गया। तो टकराने के बाद पहले बॉल की वेलोसिटी देखें v1 डैश वो जीरो हो गई है, मतलब अब ये रुक गया है, जबकि सेकंड बॉल जो है टकराने के बाद अब ये पहले वाली बॉल की वेलोसिटी को लेकर आगे जाएगा, मूव करेगा। तो इसकी जो वेलोसिटी है टकराने के बाद v2 डैश, अब वो देखें बराबर है v1 डैश के, मतलब पहले वाले बॉल की वेलोसिटी के साथ अब ये आगे जाएगा, तो इसका मतलब वही मोमेंटम उसके अंदर ट्रांसफर हो गया है। तो यही बात बेटे यहाँ पे लिखी गई, इसको खुद पढ़ लीजिएगा। हाँ, इसके अंदर लास्ट जो इंपॉर्टेंट बात की जा रही है वो है ये वाली, इसको मार्क कर लीजिए कि द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज एप्लीकेबल नॉट ओनली टू मैक्रो ऑब्जेक्ट्स। वो कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ मैक्रो ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि ये आल्सो फॉर माइक्रो ऑब्जेक्ट्स लाइक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स।
बल्कि ये माइक्रो ऑब्जेक्ट्स जैसा कि एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनके लिए भी एप्लीकेबल है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये भी जहन में रखिएगा। क्लियर है? लो जी, टॉपिक खत्म हो गया। साइड बॉक्स में एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है आपको कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब एक कार का ड्राइवर सडनली ब्रेक अप्लाई करता है तो वो फिर जाके शीशे में लगेगा, अगर उसने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ तो उस एनर्जी को कम करने के लिए वो क्या करते हैं, सीट बेल्ट का यूज़ करते हैं। तो ये आपको ज़रूर पहनना चाहिए। यही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जा रही है ताकि एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र ना हो और आप जाके शीशे में ना लगे। जिस शीशे के बारे में वो यहाँ पे बोल रहा है कि विंडशील्ड, मतलब शीशे में जाके ना लगे, ठीक है ना। तो सेफ्टी के लिए ये सीट बेल्ट पहना जाता है। तो ये आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी। लो जी, टॉपिक ख़त्म हो चुका है, चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। एग्जाम्पल आप देखें तो 3.5 ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सही है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि शॉर्ट और MCQ के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल में भी आ सकती है। तो ये एग्जाम्पल लाजमी तैयार कीजिएगा। उसके बाद एक लास्ट में और एग्जाम्पल है, ये न्यूमेरिकल के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर के लास्ट में या पेज के स्टार्ट होने में और एंड होने में, पलटने में जो चीज़ दी जाए ना, थ्योरी की लाइन, एग्जाम्पल, लॉन्ग शॉर्ट, वो इंपॉर्टेंट ही होता है। इसीलिए कह रहा हूँ ये एग्जाम्पल 3.5 भी इंपॉर्टेंट है और 3.6 भी इंपॉर्टेंट है। तो जी, चैप्टर क्लोज हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके शॉर्ट, न्यूमेरिकल, MCQs, ये सारी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। दुआ में जरूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।